hello everyone, I again welcome you all to your very own Aru Underway, your voyage to maritime mastery. तो इस चैनल के तहत we were discussing about engineering mechanics for semester 2 2025 बैच. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय मी कैडेट वच्छरी. ओके, तो इसी यूनिट के तहत या इस सब्जेक्ट के तहत हम यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट कर चुके थे. पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के बेसिक पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, उसको हमने डिफरेंस के फॉर्म में अच्छे से समझा. राइट, इट वाज अ वेरी वेरी बेसिक वीडियो. ठीक है, एंड अगर मैं आपको बोलूं तो ये पूरा चैप्टर ही एक तरीके से बेसिक्स है. क्यों? बिकॉज द थिंग इज कि दिस चैप्टर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डेप्थ. You have already studied in depth. Already studied in depth. कौन से क्लास में? क्लास 11th. तो आपके क्लास 11th में आपने ये चैप्टर को ऑलरेडी काफी अच्छी तरीके से और काफी डेप्थ में स्टडी कर रखा है. But the thing is, as it is there in our syllabus for engineering mechanics, ठीक है, which is a semester 2 subject, तो हमें इसको वापस से पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, but yes, I'll tell you one thing कि हमने बहुत ही ज्यादा concise way में इस यूनिट को आपके सामने लाया है. ठीक है, तो if you prepare this much also, then it is sufficient for your exams, because IMU के सिलेबस में the topics which are being given, those are not in depth compared to what you have already studied in class 11th. क्लास 11th में हमने काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन में बहुत चीजें पढ़ी थी. राइट, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन सारी चीजों को भी पढ़ा था. हमने अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स किए थे. ठीक है, जैसे अम्ब्रेला प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, देन वी हैड दैट बोट प्रॉब्लम, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, ऑल दीज थिंग्स. सो the thing is that all those level of questions are not really going to come in your exams. तो जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे या जिस टाइप के डेरिवेशंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, हम उसी को कंसीडर करते हुए इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. राइट, तो ये काफी कंसाइज वे में आपके लिए चैप्टर है, बिकॉज इसके कुछ कुछ बेसिक्स आपने ऑलरेडी अपने 11th क्लास में कंप्लीट कर रखे हैं. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंड वी आर गोइंग टू सी इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये दोनों चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर द थिंग इज कि यू ऑलरेडी नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स. तो हम ये इसको काफी जल्दी तरीके से या काफी स्पीड में ही एक तरीके से एक पेस मेंटेन करके इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे. एंड आवर मेन फोकस फॉर टुडेज लेक्चर विल बी दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, व्हिच इज इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन. इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यू हैव ऑलरेडी डन इन योर क्लास 11th. अगर आपने जेई मेन या जेई एडवांस जैसे एग्जामिनेशंस की भी तैयारी की होगी, मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ नहीं किया होगा, बिकॉज जेई का लेवल बहुत अलग है कंपेयर टू दी लेवल ऑफ IMU CET एंड ऑल योर स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स. राइट, काफी अलग लेवल है दोनों के बीच में. इट्स लाइक जमीन आसमान का फर्क है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो सम ऑफ यू, लाइक वेरी सम ऑफ यू आर फॉलोइंग आरू अंडरवे. अगर आप लोगों ने जेई की प्रिपरेशन की थी 11th-12th स्टैंडर्ड में, then I assume that you also know little bit about variable acceleration also. ठीक है, क्योंकि वेरिएबल एक्सेलरेशन जो है ये भी 11th स्टैंडर्ड का ही पार्ट था, बट जेई मेन और जेई एडवांस के जो सिलेबस होते थे उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ाया जाता था. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं फंबल कर जाता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. तो बट द थिंग इज डोंट नीड टू वरी. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज के टॉपिक्स को बहुत ज्यादा स्किप करके पढ़ाएंगे या बहुत स्पीड में कराने वाले हैं, ये अज्यूम करके आप लोग को आता है. बिल्कुल भी नहीं. राइट, वी आर नॉट योर टिपिकल फैकल्टीज आउट देयर इन द कॉलेजेस. ठीक है, आप जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो वहां के फैकल्टी बिल्कुल भी नहीं है. वी आर देयर टू हेल्प यू. सो वी नो योर लेवल, वी नो कि आप कहाँ तक सोच सकते हो, वी नो कि आप
क्या क्या कर सकते हो, किस तरीके से सोच सकते हो, किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो प्रॉब्लम्स को, एंड नोइंग दैट विल डेफिनेटली वर्क फ्रॉम द बेसिक। ठीक है, आपने पिछले वीडियो से हमें समझ ही लिया होगा कि हम लोग बेसिक से ही ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर विच इज एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एवरेज स्पीड। ठीक है, सारे टर्म्स बड़े आसान है समझने के लिए, एक एक दो दो लाइन का डिफरेंस है खाली दोनों चीजों के बीच में, चाहे वो एवरेज वेलोसिटी हो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, एवरेज एक्सीलरेशन हो या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो, राइट। तो उन चीजों को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड is the total distance an object travels divided by the total time it takes to cover that distance। मतलब अगर मैं यहां पे लिखता हूं एवरेज स्पीड, राइट, तो ये एवरेज स्पीड क्या होता है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, डिवाइडेड टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड इन डेप्थ वेरी नाइसली इन आवर प्रीवियस लेक्चर। तो ये लेक्चर पे आने से पहले प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू सी द प्रीवियस लेक्चर, तभी आपको वो बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। It represents the overall pace of journey, disregarding any speed changes, stops or slowdowns that occurred in between। ठीक है, पूरा जो ओवरऑल पेस है जर्नी का वो ये बताता है, राइट। कोई भी स्पीड चेंज, अगर कहीं पे भी स्पीड फ्लक्चुएट होता है, राइट, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रेवल फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट एट अ कांस्टेंट स्पीड, राइट। बीच में ब्रेकर्स आएंगे, बीच में डिफरेंट कार्स आएंगी, ट्रैफिक भी हो सकता है, राइट। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हम कभी भी एक ही स्पीड पर ट्रैवल नहीं कर सकते, बट एवरेज स्पीड आप जब भी निकालते हो तो जो भी स्पीड ड्रॉप होता है, स्टॉप्स होते हैं, स्लो डाउन्स होते हैं, राइट, वो सारी चीजें हम यहाँ पे काउंट नहीं करते। वी डू नॉट काउंट एनी स्पीड चेंजेस, स्टॉप्स और स्लो डाउन्स दैट अकर्ड इन बिटवीन, लाइक व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट कभी भी नहीं होगा, ठीक है, बट एवरेज स्पीड जो होगी ये आपकी जरूर से जरूर कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन यू लाइक दिस। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, ये हो जाएगा टाइम, ये हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे होती है हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे हमेशा होती है जी डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो भी आपको स्पीड के फ्लक्चुएशंस मिल रहे हैं, इन सबको मैं जब एवरेज आउट कर दूंगा तो दिस विल बी माय एवरेज स्पीड। ठीक है, जो भी फ्लक्चुएशंस हुए उन सबको रिगार्ड करके एक एवरेज स्पीड हमें मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, कांस्टेंट इन नेचर, और उसी एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। अच्छा, इसके यूनिट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इसका यूनिट हमारे पास क्या होगा, very easy, meters per second। Why? Because distance is measured in meters, time is measured in seconds। तो ये कौन सा यूनिट हो गया इसका, SI यूनिट। ठीक है, तो what is an average speed? Average speed is defined as the total distance traveled by the object by its total time taken by the object to travel that particular distance, disregarding any speed changes, fluctuations or stopping। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये एवरेज स्पीड क्या होता है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम समझते हैं व्हाट इज मेंट बाय एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल टेकन टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी meaning it has both magnitude, speed and a specific direction। ठीक है, तो ये देखो यहां पे हमारे पास क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ पे S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और T क्या है, टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी
average velocity is what? Total displacement divided total टाइम, यानी कि डेल्टा S बाय डेल्टा T. डेल्टा S is what? S2 minus S1. Delta T is what? T2 minus T1. This is your formula for average velocity. कोई भी यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट A है, पॉइंट A से हम कुछ ऐसे ऐसे करके पॉइंट B के तरफ गए, ठीक है, तो A और B के बीच में जो भी हमारे पास डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, इसी डिस्टेंस को हम रिगार्ड करते हुए इस तरीके से एवरेज आउट करेंगे, ठीक है. वी विल बी एवरेजिंग आउट दिस होल फ्लक्चुएशन लाइक दिस, और ये जो एवरेज आउट होगा दिस विल बी व्हाट? एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, अभी के लिए ये ग्राफ को आप इग्नोर कर सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेगा, ठीक है, वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए. तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. उसको हम लोग डेल्टा S लिखते हैं और इसको डेल्टा T लिखते हैं. डेल्टा S इज व्हाट? S2 माइनस S1. S2 मतलब हो गया आपका फाइनल पोजीशन, S1 हो गया आपका इनिशियल पोजीशन, एंड फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका जो SI यूनिट होता है, इसका भी जो यूनिट होता है, दैट विल आल्सो बी व्हाट? मीटर्स पर सेकेंड. दैट विल आल्सो बी व्हाट? मीटर्स पर सेकेंड. क्लियर? तो आई होप सो आपको ये एवरेज वाली चीजें समझ में आ रही होंगी कि कितने भी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं हम उसको सिर्फ एक एवरेज आउट कर देंगे और हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, बट इंस्टेंटेनियस में ऐसा नहीं होता. इन इंस्टेंटेनियस वी डोंट एवरेज आउट थिंग्स, वी टेक अ पर्टिकुलर इंस्टेंट आउट ऑफ द टोटल मोशन और द टोटल ग्राफ ऑफ द मोशन. जो पूरा ग्राफ बनेगा मोशन का, उसी में हम क्या करेंगे? इंस्टेंट पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पे हम वेलोसिटी या एक्सेलरेशन बताएंगे. वी वोंट डिटरमाइन स्पीड एट दैट पॉइंट बिकॉज स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, राइट? तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन बताएंगे. दैट बिकम्स योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ठीक है, चलो इसी के साथ अब समझ लेते हैं फटाफट से एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है. ये भी बड़ा आसान है. Average acceleration is the rate at which object's velocity changes over a specific time interval. मतलब average acceleration बोलो या acceleration बोलो, it almost remains the same. यहाँ पे भी same average velocity बोलो या आप velocity बोल लो, ठीक है, बात वही रहती है majority cases में. ठीक है, calculated as the change in velocity divided by time interval. मतलब ये देखिए, यानी कि A is equals to V minus U by T. V is what? Final velocity. Final velocity. U is what? Initial velocity. ठीक है, U is what? And T is what? और delta T is what? Change in time. Change in time. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी में से जब हम उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे और उसको जब टाइम से डिवाइड करेंगे, देन व्हाट वी विल गेट द आंसर इज एक्सेलरेशन, एंड इट इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस, मीनिंग इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड इट इज मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड. अब इसकी यूनिट चेंज हो जाती है, ठीक है, इट बिकम्स मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड. समझना बहुत आसान है. ठीक है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. बाय टाइम, तो सेकेंड इंटू सेकेंड विल बी सेकेंड स्क्वायर. तो हियर यू विल गेट योर यूनिट एज मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड. वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी हमारे पास? मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड. ठीक है,
तो आई होप सो आपको इतनी बातें अभी तक समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एंड दीज आर ऑल द बेसिक्स आई अज्यूम, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें मालूम भी होंगी ऑलरेडी, बट हम क्यों बेसिक से चल रहे हैं, ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे विच विल बी आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक एवरी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इन दैट पर्टिकुलर वीडियो विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, ठीक है। उससे बाहर कोई टाइप का न्यूमेरिकल आने के चांसेस काफी कम रहेंगे, चांसेस विल बी देयर, right, because there are n number of numericals in this particular chapter, right, considering your 11th standard things also. But the thing is कि I assume कि whatever we'll be covering in that next video with respect to numericals उतना ही आपसे पूछा जा सकता है, but उन numerical को समझने से पहले it is very important to understand all these concepts, ठीक है। तो I hope so आपको यहाँ पे average acceleration समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, हमने एवरेज वेलोसिटी समझा, एवरेज एक्सेलरेशन समझा, राइट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। द थिंग टू नाउ कंसिडर इज दैट दोनों ही केसेस में हमारे पास हमने क्या लिया, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस अज्यूम किए, राइट, हमने यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस को ही कंसिडर किया कि एक कोई ऑब्जेक्ट होगा फॉर एक्सेलरेशन, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड होगी, फाइनल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड होगी, एंड द टाइम ट्रैवल या द टाइम टेकन टू ट्रैवल इज 20 सेकेंड्स। तो हमने सिंपल 60 माइनस 30 डिवाइड बाय 20, जो भी हमारा आंसर आया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे करके हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट भी हम कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं, राइट। बट नाउ अब हम बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, मतलब वहां पे सिंपल कंडीशंस थे, एल्जेब्रिक वैल्यूज थी, यहां पे हमारे पास क्या होगा, डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन, मतलब अब यहां पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, राइट। तो अब देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द एग्जैक्ट स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सिंगल स्पेसिफिक मोमेंट इन अ टाइम। मतलब ये ग्राफ देखो कितने अच्छे से बता रखा है यहां पे, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे है हमारे पास क्या, ठीक है, यहां पे मान लेते हैं, यहां पे हमारे पास है वेलोसिटी समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम का कोई ग्राफ है, ठीक है, ये पूरा ग्राफ है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मेरे को क्या जानना होगा, वेलोसिटी, देन दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वर्सेस ये ऑब्जेक्ट का जो भी पूरा पाथ था यहाँ पे, राइट, इसको हमने क्या किया, एक तरीके से एवरेज आउट कर दिया, तो दैट विल बी व्हाट, एवरेज वेलोसिटी। मतलब अगर मैं एक स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ ले रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, आई एम रियली सॉरी, और अगर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, तो इसका स्लोप निकालना तो बहुत आसान है, राइट। यहाँ पे कुछ 10 होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ 20 होगा, राइट। तो ये अगर डिस्टेंस अगर हमें पता हो, ये हो गया 1 सेकेंड, ये हो गया यहाँ पे 6 सेकेंड्स, तो यहाँ पे ये जो अगर थीटा मैंने निकाल लिया, तो मुझे इस पूरे ग्राफ का स्लोप मिल जाएगा, राइट, पूरे ग्राफ का ये स्लोप मिल जाएगा मेरे को, दिस थीटा विल बी व्हाट, स्लोप। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो बहुत सिंपल हो जाएगा, राइट। यहां से हमें tan थीटा क्या मिल जाएगा, tan थीटा विल बी व्हाट, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 अपॉन में 6 माइनस 1, तो 10/5, 2 मीटर पर सेकेंड, वेरी इजी। बट अगर मैं यहीं पे आपके लिए चीजें बदल दूं, ठीक है, यहीं पे अब मैं आपके लिए क्या करूं, चीजों को बदल दूं, मतलब अब मैंने क्या किया जी, ग्राफ ही चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया जी, यहाँ पे ग्राफ ही चेंज कर दिया और ग्राफ कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। अच्छा, हम इसको यहीं से ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ऐसा कर दिया। मतलब अब इसको मैंने क्या किया, स्लोप बना दिया, एक तरीके से स्लोप भी नहीं, कर्व बना दिया, राइट। दिस इज अ कर्व्ड ग्राफ, दिस इज व्हाट, दिस इज अ कर्व्ड ग्राफ। क्या अब यहां पे आप tan थीटा लगा पाओगे,
This is something very important I am telling you, and if you miss this part then you are going to regret it. तो प्लीज इसे ध्यान से समझना, ठीक है। डिफरेंशिएशन की क्यों नीड है वो आपको यहां से पता चलेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में जो है वो स्लोप निकालना बहुत आसान था, राइट, बट जैसे ही मैंने उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ को कर्व कर दिया देन स्लोप निकालना क्या आसान होगा? नहीं, राइट, नॉट विद द हेल्प ऑफ द tan थीटा वाला फॉर्मूला, बट विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंशिएशन वी कैन कैलकुलेट द स्लोप। कैसे? तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मेरे को स्लोप निकालना हो, राइट, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है, मैं यहां से क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और ये टेंजेंट का जो ये स्लोप होगा यहां से मेरे को थीटा मिलेगा। मतलब यहां पे मेरे पास थीटा क्या होगा, डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसा हमारा केस हो जाएगा, इस तरीके का केस होगा, दिस इज योर थीटा, दिस इज योर डी एस एंड दिस इज योर डी टी, ठीक है। ds हो या dx हो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ds मतलब क्या हो गया कि वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच टेंड्स टू जीरो, विच टेंड्स टू जीरो। सेम गोज फॉर दिस, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ टाइम विच टेंड्स टू जीरो, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहां से ये डी थीटा के बदले हम क्या लिख देंगे, dv, because displacement upon time is what, velocity। वही चीज यहां पे हमने लिखी हुई है, vx मतलब क्या हो गया, velocity in x डायरेक्शन मेनली, ठीक है। तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, डेल x बाय डेल t, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास dx बाय dt। x यहां पे हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वही डिस्प्लेसमेंट जो यहां पे मैंने s के रूप में लिखा हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। वहां पे हम एवरेज वेलोसिटी में नॉर्मल s ले रहे थे, डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे, बट यहां पे हमें उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट with respect to time. This is very important statement, very important, ठीक है, which represents the limit of average velocities as a time interval approaches to zero, ठीक है, वही है। ये क्या था हमारे पास, this was nothing but average velocity। तो एवरेज वेलोसिटी का जब हमने लिमिट टेंड्स टू जीरो किया एक t को, तो हमें क्या मिल गया, ये पर्टिकुलर चीज, राइट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन ऑन अ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये देखो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में किस तरीके से एक पॉइंट पे हमने जो है वो स्लोप निकाल लिया, राइट, इस तरीके से। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपको समझ में आ गया देन इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन समझिए क्या होता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, v माइनस यू बाई टी, यानी कि डेल्टा v बाय डेल्टा टी। अब इसी का अगर आपने लिमिट टेंड्स टू लिमिट, ओके, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अगर आपने इसी का कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, dv बाई dt, दैट्स इट। तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt के बराबर, सेम चीज, बट यहां पे बस ग्राफ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे किसको, वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी आपके नोटबुक में होना ही चाहिए लिखा हुआ, ठीक है। और एक और चीज जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं जो आपके नोटबुक में होनी चाहिए, दैट इज x वर्सेस t ग्राफ जो होता है ये वेलोसिटी देता है, ठीक है, इसका स्लोप,
हमें क्या देगा, वेलोसिटी v वर्सेस t, ये क्या देगा, एक्सेलरेशन, इसका स्लोप। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन is the acceleration of an object at a specific precise moment in time, पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो एक्सेलरेशन 0 से बड़ा है, इस पॉइंट पे क्या है, एक्सेलरेशन 0 के बराबर है, इस पॉइंट पे रिटार्ड हो रहा है तो एक्सेलरेशन 0 से कम है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। डिफाइंड एज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, it represents the slope of the tangent line on a velocity time graph. Yes, we have already seen this over here. And acts as the limit of average acceleration as the time interval approaches to 0. This particular thing. ठीक है, यही ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज में ही एप्लीकेबल होता है, उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। स्पीड का कोई भी इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं होता, राइट। तो आई होप सो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल है, एवरेज वेलोसिटी हो चाहे एवरेज एक्सेलरेशन हो, नॉर्मल वैल्यूज मैग्नीट्यूड हम उठाएंगे, मगर जैसे वो इंस्टेंटेनियस आ जाता है वहां पे हमें डिफरेंशिएशन का यूज करके एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा या वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। फॉर वेलोसिटी व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी डिफरेंशिएटिंग व्हाट, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dx ओवर dt या ds ओवर dt। वहीं पे एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, वील बी डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज dv ओवर dt, राइट। इतनी बातें आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, वेरी इजी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ओके, नाउ वील बी मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज assumptions to be made for equations of motion। भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से पहले क्या क्या assumption आपको निकालने होंगे। तो हम यहाँ पे जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन को दो तरीके से डिराइव करने वाले हैं। एक हम डिराइव करने वाले हैं किसके लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के चलेंगे और दूसरे जगह पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को वेरिएबल लेके चल रहे हैं। दोनों ही केसेस में हम क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशंस को निकालेंगे। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, राइट। तो आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन पता ही होंगे, राइट। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। ये चीजें मेरे को पता है कि आपको ऑलरेडी मालूम है, बट इनका डेरिवेशन दोनों ही केसेस में, राइट, इन दोनों ही केसेस में इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और एक बार हम अगर ये समझ जाएंगे, देन इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर विल बी अप्लाइंग दीज इक्वेशंस, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड थिंक कि विच इक्वेशन इज नेसेसरी टू बी अप्लाइड इन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्योंकि वही एक लौता ऐसा प्रॉब्लम है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द कैडेट्स दे फेस इट, right, they don't know कि which equation of motion is basically suitable for the given problem, right। तो एक बार हम अच्छे से equations of motions को समझ लेंगे दोनों ही cases के लिए, and then when we'll be solving the numericals हम बहुत अच्छे से वहां पे उसको apply कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही cases में जो है वो ये जो assumptions की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, it stays the same, बस एक ही assumption change होता है। ठीक है, वो क्या, वो अभी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन assumptions को पढ़ते हैं। The following assumptions that are to be made before deriving the equations of motions are as follows, right। क्या, motion is in a straight line, linear motion होना चाहिए। ठीक है, straight line motion होना चाहिए। straight line motion, linear motion मतलब कि 1D analysis। ठीक है, 1D analysis, 2D analysis, 3D analysis हमें नहीं करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन को ध्यान में रख के। ठीक है, मतलब मोशन जो है हमारा ऑब्जेक्ट का वो कोई एक ही एक्सिस में होगा, या एक्स में या वाई में या जेड में। ठीक है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट फॉर केस 1 ओनली, दिस इज द ओनली पॉइंट व्हिच डिफर्स इन बोथ द केसेस। केस 1 कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशंस ऑफ मोशन है, सो देयर द एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, एंड फॉर केस 2 where we are deriving the equations of motion for variable acceleration, their acceleration is not constant, that's it। बाकी सारे पॉइंट्स जो है हमारे
सेम ही रहेंगे फॉर बोथ द केसेस ऑफ अजम्पशंस। ठीक है। तीसरा पार्टिकल अप्रोक्सीमेशन, मतलब बॉडी जो है उसको हम पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं। ये हमने कहीं और भी पढ़ा हुआ है, राइट। ये हमने एफबीडी में भी देखा हुआ है कि जब भी हम एफबीडी बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ही कंसिडर करते हैं। सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो आपका कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ही चेंज हो जाएगा तो वहां पे आपका मोशन का एनालिसिस या कंसिडरेशंस भी चेंज हो जाएंगे, इसीलिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना सेम रखना है। ठीक है। देन कम्स नो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस। नो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस मतलब क्या? सिंप्लीफाइड कंडीशंस। इसका मतलब क्या कि फ्रिक्शन, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। देन अगर लिक्विड्स की बात करें तो विस्कोसिटी, ये सब क्या होंगे? कांस्टेंट ही रहेंगे until and unless they're not specified। फ्रिक्शन अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इस पर्टिकुलर सरफेस पे फ्रिक्शन नाम की चीज है तभी आप इसे कंसीडर करोगे, वरना नहीं। सेम गोज विद दिस एयर रेजिस्टेंस एंड सेम गोज विद दिस विस्कोसिटी, राइट। इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने के लिए आपको तो यही अज्यूम करना है कि भाई कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई विस्कोसिटी नहीं है। मतलब आपके जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जो भी आप पढ़ रहे हो, दीज आर ऑल आइडियल, बिकॉज एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस होते ही होते हैं। ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशंस ऑफ मोशन वर जस्ट अ बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोशन व्हिच वर डेवलप्ड बाय न्यूटन। बट इसके बाद जब इसका वेरिएबल फॉर्म आया, इंटीग्रल फॉर्म्स आए, उसके थ्रू हम हर टाइप के केसेस को अच्छे से समझने लगे एंड अच्छे से सॉल्व करने लगे, राइट। बट उससे पहले इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को अगर आपको लगाना है, ठीक है, तो आपको एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस को निगलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज डायरेक्शन कंसिस्टेंसी, साइन कन्वेक्शन, वेरी इजी। ठीक है। प्लस एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस, प्लस जेड एक्सिस, या माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस, जो भी आप कंसिडर कर रहे हो 1D मोशन के लिए, एक्स वाई जेड जो भी एक्सिस, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स आपको उसके डायरेक्शंस पता होने चाहिए। एंड दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन एंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, चाहे वो फ्रिक्शन के हो, चाहे वो एफबीडी के हो। ठीक है। हमने बहुत अच्छे तरीके से इनको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, इनको समझा हुआ है, तो नॉट अ बिग डील फॉर अस। ठीक है। तो आई होप सो आपको ये सारे assumptions जो है वो समझ में आ गए होंगे। Now if you have understood all these assumptions, let's move on to our case number 1, which is equations of motion for constant acceleration। तो यहाँ पे अब हम क्या अज्यूम करते हैं कि मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर पाथ पे मोशन करने वाला है ए पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक। ठीक है। तो लेट्स assume a particle going from point A to point B। ठीक है। यहां पे इस पार्टिकल की कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं और जैसे यहां पे ये पार्टिकल पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी v मान लेंगे। ठीक है। तो u क्या हो जाएगा हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी एंड व्हाट विल बी v विल बी व्हाट? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी किसका? पार्टिकल का, राइट। वेरी इजी टिल नाउ। ठीक है। अच्छा, अब देखो t क्या है हमारे पास? टोटल टाइम टेकन। ठीक है। फॉर गोइंग फ्रॉम A टू B। ठीक है। अच्छा, वहीं पे यहां पे ये डिस्टेंस को मैं पूरा क्या मान लेता हूं? S।
एस क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे अब क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बिटवीन ए एंड बी। डिस्प्लेसमेंट किसके बीच में होता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, एंड फाइनल पॉइंट क्या है, बी। ये सारे चीजों को हमने क्या किया है, अज्यूम कर लिया है, ठीक है। और ये कंडीशन हमने अज्यूम किया कि एक पार्टिकल है हमारे पास दैट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट नंबर ए टू पॉइंट नंबर बी, right? And at point A its velocity is u, which is the initial velocity, and at point B its velocity becomes v, which is the final velocity, right? And the total time taken by the particle is t, and s is the displacement of the particle, right, which is the shortest distance from A point to B point. Clear? अच्छा, अब देखो, अब यहां से हमें पता है, we know that इतनी बातें आपको समझ में आएंगी तो अब चीजें बहुत आसान है। A इज इक्वल्स टू डी वी बराबर डी टी। ए यहां पे क्या है हमारे पास, एक्सिलरेशन, राइट, एंड यहां पे हमारे पास डी वी इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। वी यहां पे क्या है हमारे पास, वेलोसिटी, ठीक है, एंड टी इज व्हाट, टाइम। ये चीजें हमें पता है, तो यहां पे मैं t को यहां भेज देता हूं, तो a dt इज इक्वल्स टू dv। अब दोनों साइड में क्या करता हूं, इंटीग्रेट, ठीक है। यहां पे मैं इंटीग्रेट करूंगा u से लेके v तक। वाई, बिकॉज u वॉज माई इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज माई फाइनल वेलोसिटी। वहीं पे टाइम क्या है, तो यहाँ पे टाइम इनिशियली हम लेके चलते हैं 0, और यहां से हम टाइम लेके चलते हैं t, ठीक है। ये दो कंडीशंस हम मान के चलते हैं, तो हियर आर टाइम इक्वेशन विल बी, और टाइम लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 टू t, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, a बाहर, इंटीग्रेशन dt 0 से t, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u से v dv, ठीक है। तो dv का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, v, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t। तो a t माइनस 0 इज इक्वल्स टू v माइनस u, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हमारे पास, v माइनस u, क्योंकि हम क्या रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा, at इज इक्वल्स टू v माइनस u। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। दिस बिकम्स माई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत आसान है। एक्सेलरेशन का हमने डेरिवेटिव यहां पे नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है, बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। वी आर डूइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां से हमें मिलती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ फॉर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, फॉर सेकेंड इक्वेशन, अब देखो सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या होगा, वी नो दैट व्हाट वी नो, कि हमारे पास क्या है यहां पे, v इज इक्वल्स टू ds बराबर dt। s यहां पे था डिस्प्लेसमेंट, t इज द टाइम एंड v इज द वेलोसिटी। इसको ही यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो v dt इज इक्वल्स टू ds, राइट, v dt इज इक्वल्स टू ds, करेक्ट है। अब हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या, कि v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। ये तो अभी हमने डिराइव कर लिया था, याद है। इसी चीज को हम क्या रखेंगे, v के बदले रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस at इंटू dt इज इक्वल्स टू ds, यानी कि u dt प्लस at dt इज इक्वल्स टू ds, राइट। अब हम क्या करेंगे जी, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन का लिमिट लगेगा 0 से लेके s, इसका लगेगा 0 से लेके t तक का, बस।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ut प्लस a इंटीग्रेशन 0 से लेके t dt इज इक्वल्स टू s। अब t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू s। तो क्या यहां से मेरे पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, यहाँ पे a भी रहेगा ना, yes, so this is my what, second equation of motion। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे पास एक और एक कंडीशन आती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट अंडरस्टैंड, एंड दैट इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होता है, एंड दिस इज नथिंग बट अ व्हाट यू कैन से कंटिन्यूएशन वर्जन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हम इसी इक्वेशन ऑफ मोशन से ही इसको पता करेंगे। कैसे, तो एस एन, ठीक है, एस एन, nth नहीं आएगा यहाँ पे, n आएगा, राइट। तो एस एन क्या होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इन nth टाइम, तो एस nth माइनस एस एन माइनस वंथ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस वंथ सेकेंड। ठीक है, ये जो होगा यहां से हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ट्रैवल्ड इन n सेकेंड, ठीक है, nth टाइम इंस्टेंट, ठीक है, nth सेकेंड या आप बोल सकते हो nth टाइम इंस्टेंट, ठीक है, राइट। तो आई होप सो आपको अभी तक कोई भी दिक्कत या तकलीफ यहां पे नहीं होगी। ठीक है, तो इट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth इंस्टेंट माइनस डिस्टेंस ट्रैवल इन n माइनस वंथ इंस्टेंट। तो s nth क्या हो जाएगा, जहां जहां पे t है वहां वहां पे n रख दो। ठीक है, तो क्या होता है ut, राइट, तो ut यानी कि nu माइनस सॉरी प्लस हाफ a n स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा मेरा s nth, और s n माइनस वन क्या हो जाएगा, n माइनस वन का u प्लस हाफ a n माइनस वन का होल स्क्वायर। मतलब जहां जहां पे t है वहां वहां पे आपको n माइनस वन पुट करना है फॉर s n माइनस वंथ, एंड फॉर s nth जहां जहां पे t है देयर यू हैव टू पुट n। क्लियर। अब इन्हीं दो चीजों को हमें क्या करना है, इक्वेशन a और इक्वेशन b को हमें क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। यहां से हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, एस एन इज इक्वल्स टू एन यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन इंटू यू प्लस हाफ ए एन माइनस वन स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। It's now only the normal algebra which is to be taken into consideration, right? माइनस में ये क्या हो जाएगा, एन यू माइनस यू, ठीक है, प्लस में हाफ ए एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, राइट। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस एन यू माइनस यू nu minus u प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस में हाफ माइनस एन,
सॉरी हाफ नहीं, a/2 माइनस में क्या हो जाएगा, ये सिर्फ an, क्योंकि a/2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो a/2 इंटू एन स्क्वायर हो गया पहला, फिर प्लस में a/2 आ जाएगा और फिर माइनस में an रहेगा खाली। ठीक है, क्लियर बात है, राइट। नाउ वी विल जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स, तो जस्ट टेक केयर ऑफ द साइन कन्वर्जन्स। ठीक है, तो माइनस एन यू प्लस यू, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर्ड माइनस a/2 प्लस ए एन। तो देखो ये एन यू से एन यू कैंसिल, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल, एस एन मेरे पास क्या आ जाएगा, u प्लस ए एन माइनस a/2। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, एस एन इज इक्वल्स टू u प्लस, यहां से क्या मैं a कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल, a अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो n माइनस 1/2 हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, 1/2 को भी कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा अंदर 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। ठीक है, एंड दिस इज माय फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट इन nth टाइम इंस्टेंट, nth टाइम इंस्टेंट। क्लियर? तो आई होप सो आपको इतनी बातें अभी तक समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ नाउ वी मूव ऑन टू आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें क्या करना होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें यहां पे क्या करना होगा, हमें पता है कि वी नो a इज इक्वल्स टू dv बराबर dt, राइट। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ds। ठीक है, ds ऑन RHS साइड। ठीक है, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ds को, RHS साइड पे। ठीक है, RHS साइड पे, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू ds, ओके, a इज इक्वल्स टू dv बाई ds इंटू ds बाई dt। देखो ये जो ds का मल्टीप्लाई और डिवाइड है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, यू नीड टू रिमेंबर बिकॉज दिस इज एन एडजस्टमेंट। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर, राइट, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ds से हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब एक बात को समझो, ये जो पार्ट है ds बाई dt, ये क्या v के बराबर है, बिल्कुल, तो a इज इक्वल्स टू v dv बाई ds। अब इसको यहां भेज दो, तो a ds इज इक्वल्स टू v dv, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, ये जाएगा u से v तक और ये जाएगा 0 से s तक, तो as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम u टू v, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। तो क्या यहां से मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज माय व्हाट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरीके से हमारे को डेरिवेशन करना होगा फॉर ऑल द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये nth सेकंड वाला जो है, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द मेन डेरिवेशन। ये जो मेन डेरिवेशन जो हमने किया तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का,
उसमें ये nth सेकेंड वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये तो मैंने इसलिए कंसिडर किया बिकॉज इट इज समवेयर रिलेटेड टू दी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसीलिए मैंने इसको कंसिडर किया ताकि एक बार में ही आपको दोनों चीजें समझ में आ जाए, वरना अगर मैं ये अलग से लूंगा देन इट विल बिकम अ मिसमैच। ठीक है, इसीलिए मैंने ये nth सेकेंड वाला चीज अलग से नहीं लिया, इसी में किया। बट आपको क्या डिराइव करना है अगर आपसे पूछा जाए, पहले तो आपको ये कंडीशन बनानी होगी, आफ्टर दैट यू नीड टू डिराइव दिस व्हिच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट, and after that you need to derive the second law of equation of motion, and then you have to directly come to this part and you have to derive the third equation of motion। ठीक है, तो इस तरीके से कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इक्वेशंस ऑफ मोशन को आप डिराइव करोगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको इतनी सी बातें जो है वो समझ में आ गई होगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब यहां पे एक्सेलरेशन जो होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन जो होगा हमारे पास, जिसको हम ए से लिखते हैं, एक्सेलरेशन ए जो होगा ये क्या है, अब वेरिएबल। वेरिएबल ये अब कांस्टेंट नहीं रहा। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे कि अब इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको पता चलेगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस जहां पे वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए लग रहे हैं, दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वे इजियर टू सॉल्व देन द क्वेश्चंस वेयर यू हैव द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या केस बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा आते हैं, राइट। वेरिएबल एक्सेलरेशन में इट्स ऑल अबाउट योर इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आती है, विच आई बिलीव के नाउ यू आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, यू आर डूइंग योर मैथमेटिक्स ऑल्सो, राइट, तो इतनी बेसिक सी चीजें तो अब आपको समझ में आ ही रही होंगी, राइट। तो आई डोंट थिंक सो दैट यू हैव नाउ एनी प्रॉब्लम एट दैट साइड। ठीक है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए वेरिएबल एक्सेलरेशन जो है वो उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले जाओगे, राइट। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में उसके न्यूमेरिकल सेक्शंस करेंगे देन इट विल बी वेरी इजी एंड वेरी मच अंडरस्टैंडेबल फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू गो अबाउट इट। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने लीनियर इक्वेशंस के लिए तो काइनेमेटिक इक्वेशंस बना दिए थे लीनियर मोशन के लिए, ठीक है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म थे जो भी अभी तक हमने किया, राइट। बट ये जो होगा ना वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये इक्वेशंस अप्लाई होंगे रियल लाइफ केसेस पे। रियल लाइफ केसेस, जो रियल लाइफ केसेस होते हैं इक्वेशन मोशन के, उनको एनालाइज करने के लिए आप जो है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन के इक्वेशन को यूज करोगे। सबसे पहला जो हमारे पास आता है दैट इज व्हाट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम अब यहां पे क्या समझेंगे, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे हम अब एक्सेलरेशन समझेंगे। मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हिच मींस कि एक्सेलरेशन ए इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, हमें पता है क्या होता है, ये हमने अभी पहले देखा पिछले स्लाइड में कि v dv by ds इज दिस, राइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, v dv इज इक्वल्स टू ds fs, राइट। v dv इज इक्वल्स टू fs ds। अब दोनों साइड हम क्या लगा देंगे जी, यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन v dv विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन fs ds प्लस c1, right. So this is your particular relation for acceleration as a function of displacement. ठीक है,
कहने का मतलब ये है, वो चीज मैं आपको बताता हूं क्या है। पहले हम ये भी एक और चीज समझ लेते हैं कि फ्रॉम वन, ठीक है, फ्रॉम वन। अच्छा, कोई है ऐसा अगर, तो उसको मैं समझा देता हूं उसके लिए, ठीक है। ये C1 हमने यहाँ पे क्यों लिखा, बिकॉज ये जो इंटीग्रेशन है ये लिमिट में नहीं है, हमने यहाँ पे लिमिट डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। व्हेन वी डोंट डिफाइन लिमिट, व्हेन वी डोंट डिफाइन लिमिट, डोंट डिफाइन लिमिट, हम ये कॉन्स्टेंट्स जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता और जो कंफ्यूज हो गए कि यार इसने C1 क्यों लिख दिया, C2 क्यों लिख रहा है, डोंट वरी। मतलब क्या है कि हमने लिमिट्स डिफाइन नहीं किए हैं, बिकॉज वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तो लिमिट जो होगा दैट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस, राइट। वी कैन नॉट टेक any kind of limits in cases of variable acceleration, because acceleration ही variable है ना, उसके क्या लिमिट आएंगे तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, इसीलिए हमें केस बना के इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम पहले 0 फिर t फिर डिस्टेंस 0 और ऐसे ऐसे करके कर लिया हमने। यहाँ पे वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग द इंटीग्रल इक्वेशंस लाइक दिस, एंड दिस इज योर बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। अब देखो, मेरे को जो चीज आपको समझानी है वो अब हम समझने जा रहे हैं फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। इक्वेशन वन से हमें एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम, अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। दिस इज द ओनली थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या है, dv का डेरिवेटिव भी है, ds का भी है और इक्वल टू भी है, तो ये क्या है, उसका भी फंक्शन है। तो यहां से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds, सॉरी ds नहीं होगा यहाँ पे, फंक्शन है ना, तो यहाँ पे एक अलग फंक्शन ले लेते हैं phi s। अब ds बराबर dt इज इक्वल्स टू phi s, तो ds बराबर phi s, ठीक है, ds बराबर phi s या ds बटे phi s इज इक्वल्स टू dt, वेरी सिंपल, ठीक है। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ds बराबर phi s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dt प्लस c2, ठीक है, राइट। एनी प्रॉब्लम्स? नो। कहने का मतलब यहां पे ये है कि अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप पहले क्या करोगे, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो अगर s और t के बीच में रिलेशन होगा तो आप पहले उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालोगे, फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालोगे, ठीक है। देखो यहां पे मैं वो चीज लिखने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी you do differentiation, velocity to displacement, ठीक है। अच्छा, सिर्फ हमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी जानना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड वेलोसिटी से अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए you do इंटीग्रेशन, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज टू बी देयर इन योर नोटबुक रिटन, ठीक है। एक्सेलरेशन से अगर वेलोसिटी पे जाना है तो डिफरेंशिएशन करोगे, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे आना है तो इंटीग्रेशन करोगे। सिमिलरली अगर आपको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे जाना है तो आप करेंगे इंटीग्रेशन, और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जाना है तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। क्लियर? These two things are very much important and this has to be in your respective notebooks which I think so you have prepared till now. ये है हमारा केस नंबर 1, जहां पे हमने एक्सेलरेशन की रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया डिस्प्लेसमेंट के साथ, और हमने ये भी देखा कि वेलोसिटी भी जो है वो भी
डिस्प्लेसमेंट के साथ जो है वो एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है। इट इज अ फंक्शन, ठीक है। वेलोसिटी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जस्ट लाइक एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमारे पास क्या है? केस नंबर 2 में है एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन is a function of time, ठीक है। ये चीज को अब हम समझेंगे कि एक्सेलरेशन टाइम का कैसे फंक्शन है। तो हमें बताना है कि एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें पता है क्या है फॉर्मूला, dv बराबर dt, ठीक है। ये t को यहां भेज दो तो क्या मिल जाएगा, dv इज इक्वल्स टू एफ टी डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन dv विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ टी डी टी प्लस c1, ठीक है। यहां से ये हो गया हमारा केस नंबर 2 का इक्वेशन। और यहां से हम क्या बता सकते हैं कि फ्रॉम, ठीक है, इसको हमने 1 माना था, यहां पे अब हम इसको मान रहे हैं 2। फ्रॉम 2 वी कैन से दैट, ठीक है, वी कैन से दैट, हम क्या बोल सकते हैं, से दैट velocity is also a function of time. Velocity is also a function of time, right? तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि velocity is also a function of time, phi t, ठीक है। तो ds बराबर dt इज इक्वल्स टू phi t, ये तो हमें पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ds इज इक्वल्स टू phi t dt, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन phi t डॉट dt प्लस c2, ठीक है। और अगेन यहां से हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि हमने पहले भी देख लिया, राइट। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। सो दिस इज आवर सेकेंड केस, ठीक है। थर्ड केस देखो, अब केस 3 क्या होगा हमारे पास, हमने एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बता दिया, फिर हमने एक्सेलरेशन को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता दिया। अब क्या बचा है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यह करना है कि एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बराबर dt, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, मल्टीप्लाई कर लो यहां पे, तो dv क्या हो जाएगा, ओके, यहां मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि हमें वेलोसिटी के फंक्शन में दिखाना है ना इसको। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस, हम यहाँ पे इसको यहां भेज देंगे, ठीक है। अच्छा पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो dv बराबर dt इज इक्वल्स टू एफ वी, ठीक है। अब इस एफ वी को यहां भेज दो, ये dt को यहां भेज दो, तो dv बराबर एफ वी इज इक्वल्स टू dt, क्लियर। अच्छा दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो आपको क्या आंसर मिलेगा, यहां पे इंटीग्रेशन dv बराबर एफ वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dt प्लस c1, ठीक है। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज माय मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। यहां से हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम,
यस, वेलोसिटी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम. वेलोसिटी इज व्हाट, ds बराबर dt विच इज इक्वल्स टू फाई टी. ठीक है, तो ये t को यहां भेज दो तो हमें क्या मिल जाएगा, ds इज इक्वल्स टू फाई टी dt. दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फाई टी dt प्लस c2. This will become my equation which tells velocity is also a function of time. Velocity is also a function of time. और यहां से हमारे पास वही सेम चीज आती है कि displacement is also a function of time. That's it. ये हमारे पास आते हैं equations of motion for what? Variable acceleration. ठीक है, लिखने में समझने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है बिकॉज हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज किया है, सब फंक्शंस हैं. बट आई टेल यू वन थिंग, जब इसके क्वेश्चंस आप देखोगे करोगे, इट इज वेरी इजी. क्वेश्चन करने में सिर्फ यही फंडा आपको क्लियर रखना है, दिस फंडा. ठीक है, आई विल जस्ट हाईलाइट इट आउट. ये फंडा अगर आपने जी क्लियर रखा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली. दिस फंडा हैज टू बी क्लियर. ये MI स्टार आपको क्लियर होना चाहिए. ये MI स्टार आपको क्लियर है, देन यू आर एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक. और इस टॉपिक से 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, इफ दे वांट टू स्प्लिट द क्वेश्चन ऑफ दैट 10 मार्क्स विच इज कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर इनटू 2 हाफ्स, दे कैन डू दिस, राइट. बिकॉज एक क्वेश्चन तो 10 नंबर का आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर ही सकते हो. ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी एंड आई होप सो आपको ये डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. अब ये जो अगला टॉपिक है, दिस इज इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी. ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होंगे. ठीक है, उसको समझने वाले हैं अब हम लोग. अब हम क्या करेंगे जी, उसको समझेंगे. तो देखो यार, इसको समझना जो है ये बड़ा आसान है. ठीक है, हम इसका कोई डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड द इक्वेशंस. तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 2 हाफ्स डिवाइड कर देता हूं. ठीक है, तो पहले हाफ का जो नामकरण होगा उसको पहले कर देते हैं. ठीक है, हम यहाँ पे वही जो फर्स्ट केस के इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने बनाए थे उसी को हम लोग ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में लेके चलने वाले हैं. नॉट द सेकेंड केसेस. फर्स्ट केस जो था हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वही. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, केस 1 के इक्वेशंस. केस 1 इक्वेशंस को ही हम कंसिडर करने वाले हैं. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी. ठीक है, और यहां पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गोज अगेंस्ट द ग्रेविटी. यहां पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट गोज अगेंस्ट द ग्रेविटी. अगेंस्ट द ग्रेविटी. ठीक है, बहुत सिंपल से केसेस बता देता हूं मैं आपको. यहाँ पे एक ग्राउंड है, यहाँ पे एक बच्चा है, इस बच्चे ने बॉल को यहाँ पे गिरा दिया खाली. तो ये क्या हुआ, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरा. वहीं पे क्या हुआ, इस बच्चे ने क्या किया कि इस बॉल को जो है वो ऊपर की तरफ थ्रो किया. तो ये बॉल कुछ हाइट अटेन किया एंड देन दिस बॉल स्टार्टेड टू फॉल. ठीक है, तो ये हाइट अटेन किया मतलब इतना पार्ट तो ये क्या कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी. ठीक है, ये विथ ग्रेविटी, दिस अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो विथ ग्रेविटी में जी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव. ठीक है, विथ ग्रेविटी में जो हमारा जी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव. सबसे पहले तो ए जो होगा वो जी के बराबर हो जाएगा और जी जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, पॉजिटिव. वहीं पे यहाँ पे भी सेम चीज, ए विल बी इक्वल्स टू जी एंड जी ओवर हियर विल बी व्हाट, नेगेटिव. बस अब आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा लेना है. पहला इक्वेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो u प्लस जी टी हो जाएगा. यहाँ पे क्या होगा पहला इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी. ए के बदले g लिख दोगे. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, s इज इक्वल्स टू u टी प्लस हाफ
gt स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। बस a के बदले g लिखना है, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज गोइंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जा रहा है, तब g पॉजिटिव होगा, और अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है देन द g विल बी नेगेटिव, दैट्स इट, ठीक है। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी व्हाट, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। यहां पे भी s के बदले h हो जाएगा, ठीक है, s के बदले h हो जाएगा। वो s और h क्या है, I'll just tell you, ठीक है। h जो होगा वो हाइट हो जाएगा, यहाँ पे h इज इक्वल्स टू s के बदले h लिखोगे आप, क्योंकि h यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, हाइट होगा। क्लियर, वेरी सिंपल, वेरी इजी टिल नाउ, परफेक्ट। तो या लास्ट दिस विल बी व्हाट, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। This is the only two cases which are there for this topic, which is motion, equations of motion under gravity. वही equations है, बस साइन कन्वेक्शन चेंज हो जाएगा, वो क्यों चेंज हो रहा है, तो that reason is also being told to you. और कुछ वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, जैसे एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, उसकी वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है तो आई जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू, 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम रहेगा 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों केसेस में g की वैल्यू, तो g का मैग्नीट्यूड जो है दैट विल रिमेन द सेम। क्लियर, ठीक है। तो आई होप सो आपको जो है वो ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ ऑल द थियरी टॉपिक्स ऑफ टुडेज लेक्चर। So now keeping all those theory topics into mind, let's solve some MCQs, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, if displacement is zero, average velocity क्या होगी, मैक्सिमम नहीं, इनफाइनाइट नहीं, कांस्टेंट नहीं, it will also be zero, ठीक है। Instantaneous velocity is, what is instantaneous velocity? I have told you, total displacement by time नहीं, एवरेज वेलोसिटी नहीं, जीरो वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होगी, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड अगर हमें पूरे ट्रिप का एवरेज आउट निकालना है, सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी योर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम वीटी ग्राफ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन क्या होगा, तो अगर हम कोई भी यहाँ पे वीटी ग्राफ बनाते हैं और इसका ये स्लोप रखते हैं, तो हमें पता है कि स्लोप का जो ये टेंजेंट होगा दैट विल बी द एक्सेलरेशन। तो ये स्लोप विल बी द एक्सेलरेशन, नॉट एरिया, नॉट इंटरसेप्ट, नॉट डिस्टेंस। एरिया क्या होगा, तो v इज इक्वल्स, सॉरी, a इज इक्वल्स टू dv बराबर dt होता है, ठीक है। a इज इक्वल्स टू dv बराबर dt होता है, a इज इक्वल्स टू dv बराबर dt होता है, ठीक है। तो dv इज इक्वल्स टू adt, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में जो हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ होगा दैट विल गिव अस द वेलोसिटी, ठीक है। नाउ फ्रॉम एस टी ग्राफ, ठीक है, एस मतलब कि हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, टी हो गया टाइम, तो एस टी ग्राफ से हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, दिस विल अगेन बी व्हाट, स्लोप, ठीक है। एरिया भी नहीं, कांस्टेंट भी नहीं, जीरो भी नहीं। विच इक्वेशन ऑफ मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, वही इक्वेशन ऑफ मोशन होगा जहां पे टाइम होगा नहीं, तो यस इट इज द थर्ड इक्वेशन। इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट आफ्टर टाइम टी, इट्स वेलोसिटी इज स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u जीरो, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी कर लो, तो u तो जीरो है, तो v इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। a बाई टी नहीं होगा, t बाई ए नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। ओके, इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो a इज इक्वल्स टू dv बराबर dt, a हमारा जीरो है, तो dv क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि कांस्टेंट, जीरो नहीं कांस्टेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। ओके, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन वेरी इजी, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अ पार्टिकल हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
इट्स एक्सेलरेशन इज, अच्छा एक पार्टिकल का जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है, एक पार्टिकल है हमारे पास, उसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, कांस्टेंट नहीं, इनफाइनाइट नहीं, नेगेटिव नहीं, इट विल बी 0। विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कौन सा ग्राफ जो है वो आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, तो दैट इज द स्ट्रेट लाइन इन वीटी ग्राफ, कर्व भी नहीं, हॉरिजॉन्टल भी नहीं, वर्टिकल लाइन भी नहीं। इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली, अगर वेलोसिटी आपका जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा, मतलब रिटार्डेशन। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है, एक्सेलरेशन बिकम्स नेगेटिव, ओके, एंड अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, तो मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड नहीं, रिटार्डेड नहीं, सर्कुलर भी नहीं, इट विल बी अ यूनिफॉर्म मोशन, क्यों, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, राइट, सो द मोशन विल बी व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो इसी के साथ थैंक यू फॉर सेलिंग विद अस एट आरू अंडरवे, योर जर्नी टू मास्टरिंग मरीन इंजीनियरिंग हैज जस्ट बिगन, ठीक है, तो अभी हमने बता रखा है आपको ये चीज जो है ये अभी के टाइम के लिए फॉलो नहीं होने वाली है, बट आई अश्योर यू योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वीडियोस, all the videos will be published way before your exams, so that आपके पास enough time हो इन videos को दोबारा देखने का, या जिन लोगों ने अभी तक देखना शुरू ही नहीं किया है, and if they are facing problems, I genuinely request you to please give it a try. This platform, this channel, this is for you guys, ठीक है, इसका फायदा तुम ही लोग उठाओगे, कोई और उठाने वाला है नहीं, because it is only and only curated for IMU syllabus, तो तुम ही लोग हो जो इसका फायदा उठा रहे हो, तुम्हारे लिए कंटेंट अवेलेबल नहीं था अभी तक, बट नाउ इट इज बीइंग अवेलेबल, ठीक है, बाय सम प्लेटफॉर्म, तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज शेयर विद ईच एंड एवरी वन ऑफ योर बैचमेट्स, योर सीनियर्स, और इन टू योर लाइक और टू अदर योर कॉलेज बैचमेट्स, ठीक है, कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर तुम्हारे दोस्त लोग पढ़ रहे हो तो यू कैन ऑल्सो शेयर विद देम ऑल्सो, राइट, बिकॉज इट्स जस्ट अ हेल्प which was not there till now, and now it has been established on a platform, so I request each and every one of you to please share with all your friends and all your batchmates who are facing problems with these subjects. आपके लिए basic thermodynamics already uploaded है, it was uploaded a year ago, so वहां से भी आप thermodynamics की पढ़ाई कर सकते हो, राइट, द सिलेबस इज द सेम, सो द कंटेंट इज ऑलमोस्ट द सेम, कुछ प्लस माइनस वहां पे नहीं है, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ डेरिवेशन, एवरीथिंग इज सेम, राइट। एक वीडियो वहां पे थर्मोडायनेमिक्स की बच रही है, दैट टू आल्सो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू ऑल सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। प्रैक्टिस शीट्स की अगर बात कर ले तो प्रैक्टिस शीट जो होगा वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच यूनिट इन द सब्जेक्ट, ठीक है, जिस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो अवेलेबल होगा प्रैक्टिस शीट, आई विल बी पिनिंग अ कमेंट, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट देख लेना, इफ माय कमेंट फ्रॉम आरू इज देयर, दैट मींस के उस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द प्रैक्टिस शीट इज अवेलेबल, ठीक है, एंड द डेट ऑफ पब्लिशन ऑफ द प्रैक्टिस शीट, उसके बाद एक हफ्ता, राइट, अप्रोक्सीमेटली 1 वीक और लिटिल मोर देन 1 वीक में आपको उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस शीट के सोल्यूशन भी अवेलेबल हो जाएंगे, so that whatever things you have practiced from that practice sheet you can be easily able to tally that out, ठीक है। इसी के साथ if you are really liking my content, please like and subscribe and do share it with all your batchmates and all your friends who are facing problems in these subjects. तब तक के लिए stay curious and keep moving forward. Thank you.